नमस्कार। राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप सभी की बेहतर तरीके से चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। निश्चित तौर पर सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और उम्मीद है आप सभी इस परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का ये सेशन आपके इस परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है और खास करके जब हम पॉलिटी या संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जो क्वेश्चंस पूछने का अप्रोच होता है वो खास करके करंट अफेयर्स से जोड़कर क्वेश्चन बनता है। और इस वर्ष संविधान के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रावधान जो करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे आपके चर्चित टॉपिक हैं जिस पर आज हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे और ये निश्चित तौर पर यहाँ से उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। तो ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो सबसे पहला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो महिला आरक्षण से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यह अधिनियम न केवल महिलाओं को आपके महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का जो नेतृत्व क्षमता है, उस नेतृत्व क्षमता की दिशा में भी एक बेहतर कदम वर्तमान सरकार के द्वारा लिया गया है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर डिस्कस करेंगे। निश्चित तौर पर आगे ये ऐसे का भी टॉपिक हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम करंट अफेयर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर जो कमेटी बनाई गई है उस संदर्भ में क्या प्रावधान है, किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है, तो इस के संदर्भ में भी हम बात करेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय दल, नेशनलाइज पार्टी, इस संदर्भ में हम ये जानेंगे कि अभी कितने राष्ट्रीय पार्टी की संख्या है, कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी स्थापना और क्या क्राइटेरिया है इसकी, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा के लिए। निश्चित तौर पर संविधान में भी हम इसको पढ़ते हैं। करंट से संबंधित क्या प्रावधान है इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नवीन संसद भवन, जो नया वर्तमान में संसद भवन बना है, ठीक उसके संदर्भ में जो इंपॉर्टेंस बातें हैं उस पर हम देखने वाले हैं। उसके साथ 2023 में हमारे देश में जितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो न केवल अभी 5 राज्य बल्कि और भी जो अन्य राज्यों में 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उस पर हम बात करने वाले हैं। उसके साथ छठवां हमारा टॉपिक है आर्टिकल 370। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ये प्रारंभ से मतलब 2019 में जैसे ही 370 को समाप्त किया गया था, तब से बहुत सारी याचिकाएं लगी कि क्या 370 को हटाना ये लीगल है या इलीगल है। तो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध अर्थात लीगल करार दिया है। तो इस संदर्भ में ही क्या बातें निकल कर आई हैं उस पर हम देखने वाले हैं। तो इन 6 महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे और ये पूरे के 6 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस सेशन को अच्छे से समझिएगा। पहला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। जैसा कि मैंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से जो महिलाओं को आपका राजनीतिक क्षेत्र में जो रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, 33% जो आरक्षण दी जाएगी, तो यह एक्ट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बेहतर कदम तो होगा ही, साथ ही साथ जो प्रारंभ से जो एक नेतृत्व क्षमता के तौर पर जो महिलाओं की स्थिति में और बेहतर सुधार आएगा। तो इस कड़ी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, इसके बाद इससे संबंधित और भी थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे। तो ये जो आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया गया है, निश्चित तौर पर आरक्षण की बात है तो संविधान में भी
इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन मुख्यतः 3 क्षेत्रों में हमारे भारत में आरक्षण दी जाती है। एक शिक्षा में रिजर्वेशन, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। ये मुख्यतः 3 क्षेत्र में हम आपका आरक्षण संविधान के अंतर्गत देखते हैं। शिक्षा में, ठीक, जहां पर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह बात कही गई है। सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन की बात करते हैं वो हमें कहां दिखाई देता है? आर्टिकल 16 में दिखाई देता है। और उसके साथ राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो रिजर्वेशन की बात कही गई है वो हम आर्टिकल 330, 31, 32 और 33, इनमें लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया था और कहा गया था कि आरक्षण 334 में 10 वर्षों के लिए होगा। क्लियर? और उसमें भी मुख्य रूप से एसटी एससी के आरक्षण की बात कही गई थी। वहां पर हम संविधान के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब तक लगभग कई दशकों से महिला आरक्षण को लेकर कई सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भी यह प्रयास किया गया, लेकिन यह अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और फाइनली वर्तमान सरकार के द्वारा इस अधिनियम को अंतिम रूप दिया गया है। तो जब कभी भी संविधान में संशोधन, या आप यूं कहें कि अगर कानून बनाने के उद्देश्य से जब सदन में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे हम विधेयक कहते हैं, और वो फिर जब अधिनियमित हो जाता है तो अधिनियम कहलाता है। तो ये जो नारी शक्ति वंदन जो विधेयक है, ठीक, विधेयक, ये जो आपका विधेयक है उसकी संख्या आपको मालूम होना चाहिए। तो ये है 128वां विधेयक, अगर पूछेगा तो 128वां है। और जो अधिनियमित होकर जो संविधान संशोधन में अधिनियमित हुआ उसकी संख्या क्या है? 106। एक फैक्ट तो यह भी याद होना चाहिए कि अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं? तो 106, 106, और यही आखिरी संविधान संशोधन है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। महिला आरक्षण, ठीक, को लेकर प्रावधान है जो, लेकिन अधिनियम का नाम जो है वो क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। क्लियर है? अब कुछ डेट की अगर हम बात कर लें कि ये कब लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति की मंजूरी, ये सारी बातें देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी वो 18 सितंबर 2023। ये सारी बातें जो हैं वो सितंबर की है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पहले डेट देख लीजिए, 18, इसके 2 दिन बाद 20, 21 और 28। ठीक, 18, 20, आप चाहें तो 19 को भी शामिल कर सकते हैं, 19 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक, 18, 19, 20, 21 और 7 का गैप है यहां पर, 28, 21, 7, 28। केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो मंजूरी मिली है वो 18 सितंबर 2023। क्या है? 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। अगले दिन इसे केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा 20 सितंबर को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। 20 सितंबर को प्रस्तुत हुआ, 19 सितंबर को प्रस्तुत हुआ और 20 सितंबर को लोकसभा से पास होता है। फिर अगले ही दिन प्रस्तुत किया गया राज्यसभा में और 21 सितंबर को ही राज्यसभा में पास होता है। और इसके 7 दिन बाद 28 सितंबर को राष्ट्रपति से क्या मिलती है? मंजूरी। तो 18, 19, 20, 21 और 28, 5 डेट। 18 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली, 19 को लोकसभा में प्रस्तुत, ठीक, केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा, कानून या न्याय मंत्री के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगले दिन 20 तारीख को लोकसभा से पास होता है। फिर 21 तारीख को राज्यसभा में प्रस्तुत और उसी दिन पास हुआ। फिर 28 तारीख को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। तो ये डेट आप मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, कब कब ये आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, ये अब इसके संदर्भ में कुछ इतिहास या कुछ और बातें जो महत्वपूर्ण है उसे देखिए। 3 दशक तक लटका बिल 3 दिन में पारित। कहते हैं कि जो नवीन संसद बनी उस नवीन संसद में विशेष सत्र बुलाया गया और पहला ही जो सदन की कार्यवाही की बात करें तो 20 और 21
सितंबर की तिथि एक संसदीय इतिहास में, नवीन संसद भवन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया और पहला ही कार्य वर्तमान सरकार ने महिलाओं को रिजर्वेशन देकर एक देश में एक बेहतर कदम उठाया उन्होंने और महिलाओं को आरक्षण दिया। इससे पहले भी कई दशकों में इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन यह सार्थक नहीं हो सका। तो अगर अब कुछ फैक्ट की बात करें तो पहली बार अगर संसद के संदर्भ में देखें तो पहली बार जो महिला आरक्षण है वो पहली बार महिला आरक्षण 11वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री जब एच.डी. देवगौड़ा थे तो 12 सितंबर 1996 को यह लाया गया पहली बार, लेकिन पास नहीं हो सका। फिर 12वीं लोकसभा में भी लाया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे 14 दिसंबर 1998 को यह विधेयक लाया गया। फिर मतलब 12, 13, 11, 12 और 13वीं लोकसभा में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा दिसंबर 1999 में विधेयक लाया गया, लेकिन पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद चौथी बार मई 2008 में लोकसभा में के बजाय राज्यसभा में 108वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया महिला आरक्षण बिल को लेकर, ठीक है, यूपीए सरकार के द्वारा। लेकिन राज्यसभा में यह बिल तो पास हो गया, राज्यसभा से यह बिल पास हो गया, लेकिन उसके बाद 18 मई 2014 को यह भंग होने के कारण से, लोकसभा भंग होने के कारण से यह विधेयक क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। तो ये 11वीं लोकसभा में, 12वीं लोकसभा में, 13वीं लोकसभा में, फिर आपकी चौथी बार 2008 में, और 8 में जो लाया गया राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन आगे जो है लोकसभा के भंग होने के कारण से वो पास नहीं हो सका। फाइनली वर्तमान में आपको इस महिला आरक्षण बिल को अधिनियमित किया गया जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नाम दिया गया है। अब इसके बाद हम पहले इस संदर्भ में बात कर लेते हैं कि यह जो आरक्षण है उस आरक्षण से संविधान के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन और कहा क्या कौन कौन से आर्टिकल्स में बदलाव किए गए, क्या जोड़े गए हैं, इसके संदर्भ में देख लेते हैं। तो ये जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2023 है, 2023 है, इसके संदर्भ में संविधान के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या आर्टिकल्स में बातें कही गई, तो याद रखिएगा। सबसे पहला 330A एक, देन सेकेंड 332A एंड थर्ड 333A, सॉरी 333 ने 334A 339AA, ठीक, सॉरी 239AA, ये आपका क्या है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये प्रावधान है, ठीक। 330A, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 330 में लोकसभा में एसटी/एससी को आरक्षण का प्रावधान, 332 में विधानसभा में एसटी/एससी को आरक्षण का प्रावधान। तो इसके तहत जो जोड़ा गया 330 के तहत लोकसभा में महिलाओं को, ठीक, लोकसभा में महिलाओं को कितना 1/3 रिजर्वेशन, 1/3, ठीक, 330A के तहत। 332A के तहत विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ठीक, 1/3 अर्थात 33%, ठीक, 33% आरक्षण। 334 में जो पहले 334 में क्या प्रावधान था कि जो आरक्षण है विधानसभा लोकसभा में, इसकी अवधि प्रारंभ में 10 साल था और फिर लगातार 10-10 साल में यह परिवर्तन किया गया। यह प्रावधान था कि संसद इसमें संशोधन के माध्यम से परिवर्तन कर सकती थी। वैसे 334 में इस जो आरक्षण है उस आरक्षण की अवधि बताई गई है, टेन्योर बताया गया है, और यह कितना है 15 वर्ष।
ठीक, लागू होने के कितना 15 वर्ष तक ये होगा और 15 वर्ष बाद पुनः संसद चाहे तो इसमें आगे भी इसको बढ़ा सकती है। लेकिन ये जैसे मूल संविधान में ये बात कहा गया था, आरक्षण जो होगा लोकसभा विधानसभा में एसटी एससी को, वो आरक्षण की बात कही गई थी 10 साल के लिए, ठीक, 330 332 में। अब उसी में ये आरक्षण 1/3 महिलाओं की बात कही गई है और 334(a) के तहत आरक्षण की अवधि कितना 15 वर्ष के लिए। ये आर्टिकल आपको पता है कि 239 के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड आपके प्रावधान है और जिसमें 239(a) में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई है संविधान में, उसी में 239(a)(a), ठीक, ये बात करें हम तो इसके अंतर्गत जो है वो जो आरक्षण का प्रावधान है वो किसके लिए, दिल्ली विधानसभा में 1/3 महिलाओं के आरक्षण की बात है, ठीक है, महिला आरक्षण, क्लियर, अर्थात 33% कहां पर, दिल्ली में 33%। इस तरीके से 4 आर्टिकल मुख्य रूप से याद रखिएगा, 330, 332, 334 और 239, ठीक, 239 जो पर्टिकुलर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा में 1/3 महिलाओं के आरक्षण की प्रावधान करता है और यह आरक्षण की अवधि जो है वो कितने 15 वर्ष के लिए होगा। इसके बाद समय पर इसमें परिवर्तन किया जाएगा। और इन सब के साथ अगर हम बात करें कि जितना भी आरक्षण है उसमें एसटी एससी, ठीक, को भी जितने भी एसटी एससी के लिए सीटें रिजर्व होगी उसमें 33% इनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान होगा। तो इस तरीके से संविधान संशोधन के माध्यम से जो ये परिवर्तन किया गया है, ठीक, इन प्रावधानों को आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, बन जाएगा। तो ये था आपका संविधान में जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक, उसको लेकर अब आगे बढ़ते हैं हम कि वैश्विक स्तर पर अगर महिलाओं की भागीदारिता की बात करें तो कुछ रिपोर्ट हैं। जैसे इंटर पार्लियामेंट यूनियन के अनुसार वैश्विक नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी में महिलाओं का जो औसत रिप्रेजेंटेशन है वह है 24%, क्लियर है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार वैश्विक नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी में महिलाओं का जो औसत रिप्रेजेंटेशन है वो 24%। लेकिन भारत में इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो लगभग कितना, ये 15%, मतलब औसत से भी कम है भारत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। तो इस तरीके से यदि ये महिला आरक्षण बिल लागू जब हो जाएगा तो ये 15% से उठकर कितना हो जाएगा, 33%। वर्तमान में अगर बात करूं मैं तो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है भारत में वो 15.10% है और राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 14.05% है। ये परसेंट है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो अभी लगभग आपका 15% रिजर्वेशन है। लोकसभा में 15.10 और राज्यसभा में 14.05% ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके जो ये पास हुआ महिला आरक्षण बिल, इसको लेकर जो वोटिंग हुई उसको अगर हम बात करें तो टोटल वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, ठीक, 543। वहीं पर जो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये आपका 250, ठीक। वैसे वर्तमान में जो टोटल सीटों की संख्या होगी वो 245 होगा, ठीक है। अधिकतम सीटों की संख्या 250 और वर्तमान में 245। इसमें से जो वर्तमान में जो मेंबर हैं, जब मतदान के समय जो मेंबर थे वो 539 आपके टोटल करंट मेंबर्स थे। 539 में से 454 लोग ने पक्ष में मतदान दिया। कहने का मतलब है कि टोटल जिस समय मतदान था उस समय 456 मेंबर उस समय उपस्थित थे और मतदान करने वाले लोग, उपस्थितियों मत देने वालों की संख्या थी, जिसमें से पक्ष में जो मतदान हुआ है वो हुआ है 454 और विरोध में जो वोट पड़े हैं उसकी संख्या कितना है, केवल 2 है। क्लियर है। तो इस बिल पर विपक्ष भी पूरी तरीके से सहमत थी और राज्यसभा में तो टोटली 239 करंट मेंबर्स थे, जिसमें से 214 में से 214 लोगों ने
इसमें कुछ पक्ष में क्या दिया है आपका, मतदान दिया है। तो ये आपका याद रखिएगा। वैसे इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी याद रखेंगे। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो वर्तमान में लगभग 19 राज्य ऐसे हैं जिनका जो महिला रिप्रेजेंटेशन है राजनीतिक में वो लगभग 10% से भी कम है, और लगभग 9 से 10 राज्य केवल ऐसे हैं जिनका महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है विधानसभा के अंतर्गत वो क्या है आपका 10% से ज्यादा, जिसमें छत्तीसगढ़, याद रखेंगे, पूरे भारत में 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उन सभी के अगर हम बात करें महिला भागीदारिता, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेशन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ही है। इससे पहले भी था और अभी भी है। लगभग ये छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये आंकड़े क्वेश्चन आ सकता है। 21.11%, 21.11% भागीदारिता है, और इसके साथ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही महिला भागीदारिता है, ठीक 21.11%, जैसा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो वर्तमान में जो आपका छत्तीसगढ़ में कुल महिला विधायकों की संख्या, उसकी संख्या 19 है, और 19 सदस्यों के साथ, ठीक, भारत में सबसे ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेशन जो विधानसभा में है वो कहां पर है आपका, छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारे आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सारे पॉइंटों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब दूसरे टॉपिक पे। हम दूसरा टॉपिक है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसको लेकर कमेटी बनाई गई है कि क्या भारत में एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कराया जा सकता है। कराया जा सकता है तो इसके समक्ष क्या एक प्रक्रियाएं होंगी, कैसे ये संभव हो पाएगा, ठीक, इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। तो केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी का क्या किया है, गठन किया है। क्लियर है? जिसके अध्यक्ष हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट, अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए क्या बनाया गया है, आपका कमेटी बनाया गया है। क्लियर है? टोटल अगर देखा जाए तो 7 अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष, 1+7 ये क्या है, कमेटी है, जिसमें अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। इसके अलावा अन्य सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्यसभा के पूर्व सदस्य गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के नेता थे, अभी वर्तमान में उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना ली है, गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के पूर्व सदस्य। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के सांसद, ठीक। एनके सिंह पूर्व वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह, अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, अरविंद पनगड़िया जी उसके अध्यक्ष हैं। एनके सिंह, सुभाष कश्यप पूर्व लोकसभा के महासचिव रहे हैं, हरीश साल्वे वरिष्ठ आपके अधिवक्ता एडवोकेट हैं, और संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त सीबीसी प्रमुख। इस तरीके से ये 7 सदस्य और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव, ठीक, के संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया गया है। निश्चित तौर पर इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां होंगी, क्योंकि किसी भी आपके विधानसभा का कार्यकाल एक साथ नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करने पड़ेंगे। उसी को लेकर क्या आपका एक कमेटी का गठन किया गया। लेकिन अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित तौर पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश के अंतर्गत चुनाव कराने में बहुत अत्यधिक मात्रा में धन और बल का खर्च होता है, तो अगर एक साथ अगर सभी का एक देश एक चुनाव अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का जो सामना करना होता है, ठीक, वो व्यक्ति अपने अपने राज्यों में फोकस कर सकेगा। तो ये सारी बहुत सारी चीजों पर सुविधाएं हो जाएंगी। तो ये आपके कमेटी में अभी के दृष्टिकोण से, करंट में जो याद रखना है वो किसकी अध्यक्षता में
कमेटी बनाया गया है। ठीक, कौन कौन उसके सदस्य हैं जरूर याद रखेंगे। अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी। क्लियर है। उसके बाद इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य याद रखिएगा, अर्जुन राम मेघवाल हैं, केंद्रीय कानून मंत्री, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को सदन में प्रस्तुत किया था, अर्जुन राम मेघवाल। तो ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और समिति का जो गठन किया गया है, कानून मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दल, तो समय समय पर इसकी संख्या घटते बढ़ते रहती है। पहले 8 था, अभी वर्तमान में 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की मान्यता संबंधी घोषणाएं की और इस तरीके से वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल की संख्या, उसकी संख्या, राष्ट्रीय दल की संख्या, नेशनलाइज पार्टी की संख्या कितनी है आपका? 6 है। टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। ठीक, अब याद रखें, अगर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है, अगर मान लीजिए किसी भी आपके पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है, तो उसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? ठीक, तो देखिए, सबसे पहला है कि लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में, जनरल इलेक्शन में, कुल वैध मत का, टोटल लीगल वोट का कुल वैध मत का 6% मत, ठीक, 6% मत के साथ 4 लोकसभा सीट। यह पहली क्राइटेरिया है। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया यह है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में टोटल लीगल वोट का, कुल वैध मत का 6% मत के साथ कितना चाहिए? 4 लोकसभा क्या चाहिए आपको? सीट चाहिए। ठीक, याद रखेंगे, कई बार प्रश्नों में ये या करके दे देता है, ये या नहीं है। अगर आपको लोकसभा विधानसभा में 6% मत मिल जाता है और 4 सीटें लोकसभा में नहीं मिलेगी, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में टोटल लीगल वोट का 6% मत प्लस 4 सीट, जैसे सबसे हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो ये जो आम आदमी पार्टी थी, दिल्ली में उनकी सरकार है, ठीक, पंजाब में सरकार है, तो इन्होंने दिल्ली में ये क्राइटेरिया पूरा किया 6%, इन्होंने पंजाब में क्राइटेरिया पूरा किया 6%, गोवा में भी इनकी क्राइटेरिया ये लगभग पूरी हुई। जैसे ही गुजरात में क्राइटेरिया पूरा हुआ, आपको क्या मिला? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। क्लियर है। तो 6% मत के साथ 4 लोकसभा सीट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। पहला। दूसरा है, लोकसभा के आम चुनाव में, ठीक, लोकसभा के आम चुनाव में 2% सीट 3 राज्यों में। क्लियर। 2% सीट कितने? 3 राज्यों से यह प्राप्त होने चाहिए। 2% सीट यदि एक ही राज्य से मिल गया तो नहीं, 2% सीट कितने? 3 राज्यों से आपको प्राप्त होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा है, 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। क्लियर। 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का अगर दर्जा प्राप्त हो जाता है तो भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ठीक, तो अभी टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 6। संख्या याद रखना है। कौन कौन सा है? तो सबसे पुरानी पार्टी आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये क्रम है आपका गठन वर्ष के आधार पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 संस्थापक एवो ह्यूम और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनाव चिन्ह आप सभी बेहतर जानते हैं। दूसरा है सीपीआईएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1964 संस्थापक ज्योति बसु और अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीताराम येचुरी। ठीक है, और वो आपका चुनाव चिन्ह। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1980, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक हैं और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा।
उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, ठीक, 85, 1885, फिर 1900, ठीक, 1800 वाले में सिर्फ एक है आईएनसी, आप इतिहास में भी इसको पढ़ते हैं तो रटने की जरूरत है नहीं। 1964, 1980, 1984, ठीक, 1964, 1980, 1984, फिर 2013, 2012, ठीक है। आईएनसी के बाद सी से ही चालू कर दीजिए, सीपीआईएम, इसके बाद बी बीजेपी और बीएसपी, बी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपका एक आपका बी से दो नाम हो गया बीजेपी और बीएसपी, सी से एक नाम हो गया सीपीआईएम, ठीक है। इसके बाद आईएनसी आप सभी जान रहे हैं, और एनपीपी और आप, क्लियर। 2013, 2012 संस्थापक एवो ह्यूम, सीपीआईएम ज्योति बसु, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी, बीएसपी कांसीराम, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी पीए संगमा, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। वर्तमान अध्यक्ष याद रखिएगा आईएनसी के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सीपीआईएम सीताराम येचुरी, भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, बीएसपी मायावती, नेशनल पीपल्स पार्टी कॉनराड संगमा, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, क्लियर। और ये आपका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके साथ साथ याद रखिएगा कि पूर्व राष्ट्रीय दल, ये जो पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, इसकी मान्यता रद्द की गई है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो तृणमूल कांग्रेस पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, जो अभी समाप्त हो गया, टीएमसी, ममता बनर्जी जो इनके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ एक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ये क्या है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आगे चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, नवीन संसद भवन। नवीन संसद भवन के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम मुख्य रूप से देखेंगे। सबसे पहले अगर इसका शिलान्यास की डेट देखें तो 10 दिसंबर को इसका शिलान्यास किया गया था, ठीक। लेकिन इसका इनॉग्रेशन डेट है 28 मई 2023। लगभग 21 माह का समय इसमें लगा, और भी समय कम लगना था, बट कोविड के कारण से थोड़ा सा ज्यादा समय लगा है। 10 दिसंबर 2020, उद्घाटन 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। काफी उद्घाटन इनॉग्रेशन को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी रहा कि राष्ट्रपति जी को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया, बहुत सारी बातें, ठीक। तो इसमें जो इनॉग्रेशन वो डेट है वो है 28 मई 2023। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रथम जो वहां पर ध्वजारोहण हुआ 17 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति, ठीक, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यह क्या किया गया था? प्रथम ध्वजारोहण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है वास्तुकार। इंपॉर्टेंट में इनमें अगर बात करें तो वह है वास्तुकार विमल पटेल। ये आपको याद रखना है, जो आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल जी के द्वारा, ठीक, इसको तैयार किया गया। निर्माणकर्ता जो कंपनी है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। क्या? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? सेंट्रल विस्टा। क्या नाम रखा गया है? सेंट्रल विस्टा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें। वास्तुकार विमल पटेल, निर्माणकर्ता टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। टोटल लगभग 971 करोड़ रुपए लागत से बना है। कुल सीटों की संख्या है 1272। कितना है? 1272। लोकसभा में 888, 888। लोकसभा में जो टोटल सीटों की संख्या है वो कितना है? 888। और राज्यसभा में 384। काफी हाईटेक बनाया गया है। सभी आपके सीटों के पास स्क्रीन, टच स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक। और ये लगभग 65,000 वर्ग मीटर, कई बार कूट में हो सकता है आप सो दे दे कि 65,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो इस तरीके से इसमें भी आप यूनिट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 65,000 वर्ग मीटर है, न कि किलोमीटर। 65,000 वर्ग मीटर, ठीक। टोटल 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 300। ये भविष्य में, क्योंकि आगे जब परिसीमन होगा तो निश्चित तौर पर सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्लियर है। तो उस आधार पर इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका 1272 टोटल सीटें, मतलब बैठक व्यवस्था है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। कुल क्षेत्रफल कितना? 65,000 वर्ग मीटर में यह आपका नवीन संसद भवन फैला हुआ है, क्लियर है।
उसके साथ साथ इसका जो आकार है, ये जो आपका सेफ है, ठीक, वो कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है, ठीक, त्रिभुजाकार है। टोटल 6 द्वार हैं इसके, जिसमें से जो मुख्य द्वार का नाम अगर देखें तो ज्ञान, शक्ति और कर्म है, ठीक। 3 आपके इसके मुख्य द्वार है। टोटल 6 द्वार है, उनमें से 3 मुख्य द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। उनमें से जो क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है लोकसभा का थीम और राज्यसभा के कक्ष का थीम। लोकसभा के कक्ष का थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या है? मोर और कमल, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आगे पीछे करके कूट में अगर आ जाए प्रश्न तो लोकसभा का क्या है? मोर। तो ऐसा याद रखना, मोर लोकसभा, मोर लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता, जनता सीधे करती है। और राज्यसभा कक्ष का थीम क्या है? ठीक, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्लियर? इसके बाद सेंगोल को लेकर भी बहुत सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसमें जो मुख्य बातें हैं, चूंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत विस्तार पर इस पर बात नहीं करूंगा। जो मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से सेंगोल को लेकर याद रखिएगा। सेंगोल तमिल भाषा के सेम्मई से बना है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। ठीक, यह चोल साम्राज्य के जो आपका चोल साम्राज्य के अंतर्गत जो सभ्यतागत प्रथा थी उसका एक प्रतीक हुआ करता था। नवीन संसद भवन में जो सेंगोल है वो कहां पर रखा गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष के आसन जो है उसके समीप दाहिनी तरफ इसको स्थापित किया गया है। तमिलनाडु से लाए गए इस राजदंड को लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक, जब हम उस समय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब सत्ता हस्तांतरण की, ठीक है, भारत को जब सत्ता सौंपी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो इस सेंगोल को वो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में सेंगोल को उन्होंने दिया था। तो राजदंड को लॉर्ड माउंटबेटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे क्या किया था? सत्ता हस्तांतरण के रूप में इसे क्या किया था? आपको सौंपा गया था। तो अभी एक सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ये भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ चूंकि संसद भवन हम पढ़ रहे हैं तो संसद भवन पर जो हमले आपका हुआ उस पर भी एक महत्वपूर्ण करंट बन सकता है। कब हुआ, सुरक्षा को लेकर ये सारी बातें। तो देखिए, भारतीय संसद भवन 13 दिसंबर 2023, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 13 दिसंबर 2023 को 2 युवकों के द्वारा सुरक्षा घेरा तोड़कर स्मोक कैन के प्रयोग से संसद में पीले रंग का, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ठीक, पीले रंग का धुआं फैल गया जिससे सांसदों में अफरा तफरी मच गई थी। ठीक, डेट याद रखिएगा 13 दिसंबर 2023, इसलिए क्योंकि इससे पहले लगभग 22 वर्ष पहले 13 दिसंबर 2001 को ही आतंकवादियों के द्वारा संसद पर हमला किया गया था। एक तरीके से एक संयोग था कि वो बरसी के तौर पर उसी तारीख को ही संसद पर ये चीजें घटनाएं हुई, इसलिए बहुत सारी शंकाएं आपके की जा रही थी, क्या मामला है, कैसे है। तो ये आपका स्मोक कैन के प्रयोग करने का यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। संसद सुरक्षा में सेंध करने वाले 4 जो आरोपी थे, ठीक, दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम जो यूएपीए है उसके तहत मामला क्या किया गया? आपका इनके ऊपर दर्ज किया गया। तो डेट याद रखिएगा। इससे पहले 13 दिसंबर 2001, जैसा कि मैंने कहा 13 दिसंबर 2001 को आतंकी हमला हुआ था, 22 साल पहले। अब जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो घटनाएं हुई संसद भवन में स्मोक कैन का प्रयोग किए जाने का, तो ये जो इसकी जांच करने के लिए कमेटी बनी, ये इंपॉर्टेंट है। तो गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह, याद रखिएगा क्या, अनीस दयाल सिंह के नेतृत्व में जांच कमेटी का क्या किया गया है? गठन किया गया, अनीस दयाल सिंह। अब जो है, पहले जो संसद भवन की सुरक्षा का जो जिम्मा था वो दिल्ली पुलिस के पास था, लेकिन अब उससे, ठीक, दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ठीक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को अब यह जिम्मेदारी, संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मेदारी अब किसके पास है? आपका, ठीक, वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के पास। तो एक कमेटी जरूर याद रखिएगा, अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता में इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। शीतकालीन सत्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा सांसदों का निलंबन इसी संसद भवन पर जो इसमें स्मोक कैन का प्रयोग किया गया उसको लेकर सुरक्षा में जो चूक हुई सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाया गया विपक्षियों के द्वारा, और इसलिए ये जो शीतकालीन सत्र था वो 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक चला, जिसमें 21 दिसंबर तक टोटल 146 सांसदों का निलंबन किया गया। ये बहुत बड़ी
आपकी घटना है। ठीक, आज तक सबसे ज्यादा जो सांसदों का निलंबन की घटना है वो इसी सत्र में किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सत्र कब से कब तक चला है, 4 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, वो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कौन कौन से राज्यों में चुनाव हुआ है। अभी 5 राज्य तो आप सभी परिचित बेहतर तरीके से, लेकिन 2023 में और भी चुनाव है जो फरवरी से मई। ठीक, 2023 में 4 राज्य कौन कौन सा है? त्रिपुरा है, नागालैंड है, मेघालय और कर्नाटक है। तो सभी में सीटों की संख्या, टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो त्रिपुरा में 60 है, नागालैंड में भी 60 है, मेघालय में भी 60, तीनों में 60 है। इन दोनों जगह पर एक्चुअल में सीटें तो 60-60 है, नागालैंड और मेघालय में, लेकिन जो चुनाव हुआ था वो हुआ था दोनों ही जगह पर 59 सीटों पर। ठीक, 59 सीटों पर। नागालैंड में निर्विरोध निर्वाचन होने के कारण से और मेघालय में एक सदस्य की मृत्यु होने के कारण से चुनाव नहीं हो सका था। तो सीटें 60-60 ही है तीनों जगह पर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, और साथ में और एक बड़े राज्य में कहां पर चुनाव हुआ? कर्नाटक में, जहां पर सीटों की संख्या कितना है? 224। तो 3 जगह पे 60-60 और एक कर्नाटक 224। मतदान की तिथि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 फरवरी, 27 फरवरी, 27 फरवरी, 10 मई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे। जो वहां पे सरकार बनी, ठीक, वो सरकार किसकी है? त्रिपुरा में बीजेपी की, नागालैंड में एनडीपीपी के साथ बीजेपी की सरकार, ठीक, गठबंधन हुआ है एनडीपीपी के साथ, मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, और कर्नाटक में कांग्रेस है सिद्धारामैया। तो मुख्यमंत्री याद रखेगा त्रिपुरा में मणिक साहा, त्रिपुरा मणिक, ठीक, पूरा त्रिपुरा में मणिक साहा। नागालैंड में न से नागालैंड, न से नेफ्यू रियो, न से नेफ्यू रियो। मेघालय में कॉनराड संगमा, जो वर्तमान एनपीपी के आपके अध्यक्ष हैं, जो नेशनल पार्टी में हमने देखा, ठीक, कॉनराड संगमा, मेघालय संगमा। कर्नाटक में सिद्धारामैया, ठीक है। कर्नाटक में, नागालैंड में जो नेफ्यू रियो, ये 5वीं बार, ठीक, मुख्यमंत्री बने हैं, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद मणिक साहा, कॉनराड संगमा, सिद्धारामैया, ये तीनों जो हैं वो दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। क्लियर है? तो ये याद रखेगा सीटों का, आपका कुल टोटल सीट, और ये आपके मुख्यमंत्री। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जो दिसंबर 2023 में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं इनके बारे में, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत डिटेल, आपके छत्तीसगढ़ के जो करंट का लेक्चर वहां पर हम पढ़ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। सबसे पहले तो सीट आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ आप सभी जानते हैं 90 है, मध्य प्रदेश 230, ठीक, राजस्थान में 200 है, लेकिन यहां पर चुनाव हुए थे 199 में, लेकिन टोटल सीट की संख्या कितना? 200, टोटल सीट की संख्या 200। राजस्थान, ठीक, चुनाव हुए 199 में, सीट की संख्या 200। तेलंगाना 119, मिजोरम 40, ठीक। तो देखो सबसे ज्यादा अगर इनमें, अगर मान लीजिए ऐसा पूछ ले कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उनमें सीटों के आधार पर क्रम से जमाइए, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश 230, क्लियर, सबसे ऊपर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश 230, इसके बाद हो जाएगा आपका राजस्थान 200, 230 के बाद 200, ठीक। फिर क्या आ जाएगा? तेलंगाना 119, 119, 19 के बाद अपना छत्तीसगढ़ 90, उसके बाद सबसे लास्ट आपका मिजोरम 40, क्लियर है। तो ये आप याद रखिएगा। मतदान आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य था जो 2 चरण में मतदान हुआ, बाकी सभी के सभी राज्यों में 1 चरण में ही मतदान हुए हैं। छत्तीसगढ़ 7 और 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर, तेलंगाना 30 नवंबर और मिजोरम आपका 7 नवंबर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस और आपका मिजोरम में जेडपीएम, जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी की सरकार वहां पर बनी है, ठीक, क्षेत्रीय पार्टी है। मुख्यमंत्री में छत्तीसगढ़ आप सभी जानते हैं विष्णुदेव साय, मां से मध्य प्रदेश, मां से मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, ठीक, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, तेलंगाना रेवंत रेड्डी, तेलंगाना ते में ए कार की मात्रा है, यहां पर भी रे है तो रेवंत रेड्डी, ठीक, वैसे सभी आप जानते होंगे। मिजोरम में, ठीक, लाल दुहोमा, ठीक है, मिजोरम में पार्टी का नाम जोरम पीपल्स मूवमेंट, ठीक,
और मुख्यमंत्री क्या है? लाल दुहोमा, लाल दुहोमा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, आइए। सबसे पहले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो 54 बीजेपी, 35 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक है, 54, 35, 1। विष्णुदेव साय जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और श्री विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान छत्तीसगढ़ के क्या हैं? आपके राज्यपाल हैं। ठीक है, आप परिचित हैं इनसे। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश। म से श्री मोहन यादव। ठीक, मोहन यादव मुख्यमंत्री। यहां पर 163 बीजेपी, 66 कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी। 63 लास्ट में याद रखिएगा, 63 में 3 प्लस कर दीजिए 66। 63, ठीक, 63 याद रखिए लास्ट वाला, 63 और 3 66, 163, 66, 1। क्लियर है? ठीक, ये है भारत आदिवासी पार्टी, बीएपी जो है, भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीटें मिली है। वर्तमान में गंगू भाई पटेल जो है यहां पर क्या है? राज्यपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव, मोहन गंगू भाई, मोहन और गंगू भाई, ऐसा याद रखिएगा, गंगू भाई पटेल। क्लियर है? राजस्थान। राजस्थान देखिए एक सांस्कृतिक राज्य है, वहां पर बड़े बड़े आपका इमारतें हैं, अच्छी खूबसूरत जगह है, तो वहां पर भजन कीर्तन ज्यादा होता है, इसलिए भजनलाल शर्मा, राजस्थान में याद रखिएगा, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री। और वहां पर देखिए बड़े बड़े राजवाड़ों का राज रहा है, वहां पर शासन रहा है। ठीक, राजशाही, तो कमल राज ऐसा याद रखिएगा। ठीक, तो कलराज मिश्र, पूरा नाम क्या है? श्री कलराज मिश्र। कलराज मिश्र क्या है? राजस्थान के राज्यपाल। वहां पर 115 बीजेपी, 69 69 कांग्रेस और अदर और भी बहुत सारी आपकी पार्टियां हैं, उनको टोटल 15 सीटें मिली है। 115 ये तो याद रहेगा, 115 बीजेपी, उसके बाद 69 69 याद रखिएगा कांग्रेस, और उसके बाद 15 क्या है? अन्य है। क्लियर है? तो मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको राज्यपाल का भी नाम याद होना चाहिए। उसके बाद तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी, तेलंगाना गाना गाने के लिए रेड्डी, तो रेवंत रेड्डी। और त से ही है, त से तेलंगाना ले लीजिए, और त से ही तमिली साई सुंदराजन। ठीक, त से तेलंगाना है और त से ही तमिली साई सुंदराजन क्या है? राज्यपाल। यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 64 सीटें। ठीक, इसके बाद बीएचआरएस को 39, बीजेपी को 8, एआईएमआईएम को 7 और सीपीआई को 1। ठीक, उसमें मुख्य रूप से आईएनसी सबसे बड़ी पार्टी रही है 64। ठीक है, जो क्षेत्रीय पार्टी है बीएचआरएस 39, बीजेपी को 8, एआईएमआईएम 7 और सीपीआई क्या है? 1 है। 64, 39, 8, 7 और 1। ठीक, मुख्यमंत्री मुख्य रूप से याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा सीटें याद रखिएगा, रेवंत रेड्डी, और त से ही तेलंगाना से आपका श्रीमती तमिली साई सुंदराजन, याद रहेगा। उसके बाद मिजोरम आ जाइए। मिजोरम, लाल दुहोमा, श्री लाल दुहोमा यहां के क्या हैं? आपके मुख्यमंत्री। ठीक है, मिजोरम में लाल दुहोमा। रम को याद रखना, रम कैसा होगा? तो लाल होगा। रम का कलर कैसा होगा? लाल, तो लाल दुहोमा। ठीक है, उसके बाद हरि बाबू, यहां के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू। ठीक, लाल हरि ऐसा भी याद रख सकते हैं, लाल हरि। तो लाल दुहोमा मुख्यमंत्री हैं और हरि बाबू क्या हैं? आपके, ठीक, वहां के राज्यपाल। यहां पे जेडपीएम, ठीक, को 27 सीटें मिली है। ठीक है, उसके बाद आपके एमएनएफ जो पार्टी है वो 10 है, बीजेपी को 2 है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को केवल 1 सीटें मिली है। ठीक, तो यहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका नाम भी कम से कम आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपके जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ठीक है, उन 5 राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल को भी आपको क्या करना है? इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यह था आपका 5 राज्यों में जो चुनाव हो उसके महत्वपूर्ण प्रावधान। अब आते हैं जम्मू और कश्मीर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रारंभ से ही काफी विवादित रहा है और
संविधान के अंतर्गत जो भाग 21 है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अर्थात टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। चूंकि अस्थायी प्रोविजन था, टेम्पोररी था, इसलिए कई बार इसे हटाने की मांग को लेकर कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन कभी भी 370 को विशेष राज्य के दर्जा देने से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अंततः 5 अगस्त 2019 को आपका जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 300 जो अनुच्छेद 370 विशेष राज्य था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही 370 को विशेष राज्य के दर्जा हटाया गया, 370 समाप्त हुआ, तब से ही बहुत सारी याचिकाएं लगी आपका सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये जो 370 हटाया गया है वो 370 का हटाया जाना लीगल है या इनलीगल है, क्या प्रक्रिया है। बहुत सारी बातें इस तरीके से, इसमें लगभग 23 याचिकाएं एक के बाद एक इस संदर्भ में लगाए गए थे। अंततः 5 जजों की खंडपीठ ने इसे यह स्वीकार किया, सभी की सहमति से ये एक्सेप्ट किए कि यह जो 370 का हटाया जाना था वो बिल्कुल क्या था, आपका ये सही निर्णय रहा। तो अनुच्छेद 370 की वैधता पर जो निर्णय आया वो डेट है 11 दिसंबर 2023 को। कब? 11 दिसंबर 2023। इसमें टोटल 5 जज, जनरली हम ये जानते हैं कि संवैधानिक मामलों पर कोई भी बेंच हो तो मिनिमम जजों की संख्या 5 ही होती है। अगर संवैधानिक मामलों पर अगर कोई बेंच बनता है तो मिनिमम जो है उसमें जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। इसमें शामिल जज वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़, ठीक, ये आपके चीफ जस्टिस शामिल थे। इसके साथ याद रखिएगा संजय किशन, संजीव खन्ना और सूर्यकांत, एस वाले 3 नाम हैं, एस के 3 नाम, संजय किशन, संजीव खन्ना, सूर्यकांत, ठीक, ये 3। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए DY चंद्रचूड़ और एक याद रखिएगा BR गवई, BR गवई याद रहेगा, ठीक। तो DY चंद्रचूड़, संजय, संजय किशन, संजीव खन्ना और सूर्यकांत, और इसके साथ BR गवई, ये 5 जजों की बेंच ने इस आपके 370 को जो हटाया गया, ठीक है, उस पर इन्होंने निर्णय दिया और उससे क्या माना, लीगल करार दिया गया, ठीक है। इस संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 जो है वो हटाया गया था और उसके बाद लगभग 23 याचिकाएं इस संदर्भ में लगाई गई थी। क्लियर है? 5 अगस्त 2023 को इस संदर्भ में देखिए, जैसे 370 के टोटल 370 के 3 इसके सब क्लॉज थे, जिनमें से 370 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो अभी भी बना हुआ है। क्या है इसमें कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, अभिन्न अंग होगा, ये अभी भी बना हुआ है। पूरी तरीके से 370 के सारे प्रावधान खत्म नहीं हुए, 370 एक जो है अभी भी बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। क्लियर है? अब इस निर्णय की कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। 30 सितंबर 2024 तक कहा गया है, डेट याद रखिएगा, 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराया जाए। इस निर्णय में यह बात कही गई है कि 30 सितंबर 2023 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वहां पर चुनाव कराया जाए। जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए। राष्ट्रपति के पास इसे हटाने का अधिकार, मतलब उन्होंने यह स्वीकार किया कि इसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था। अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था और अस्थायी प्रावधान था, यह कहा गया, स्वीकार किया गया कि इसलिए हटाया गया क्योंकि 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन था, एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर के पास कोई पृथक और आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, यह बात कही गई। मानव अधिकार के उल्लंघन के जांच के लिए, ठीक, वहां पर जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य व सुलह आयोग की स्थापना हेतु भी सरकार को क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है। इस तरीके से जो इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसे पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है, लीगल माना है। अब अगर बात करूं तो पहले जब 370 था तो बहुत सारे
भारत के संवैधानिक प्रावधान वहां लागू नहीं होते थे। जैसे नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा उनका अलग था, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है वहां पर राष्ट्रीय झंडा अलग था। ठीक, अब जम्मू कश्मीर के लिए भी जो नेशनल फ्लैग है वो भी जम्मू कश्मीर के लिए भी होगा। डीपीएसपी के प्रावधान लागू नहीं होते थे, अब डीपीएसपी के प्रावधान भी वहां पर क्या होंगे, लागू होंगे। कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर संपत्ति नहीं खरीद सकता था, जमीन नहीं खरीद सकता था, अब भारत का कोई भी नागरिक वहां पर संपत्ति भी खरीद सकता था। वहां का संविधान अलग था, वहां की विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था, अब वहां पर भी विधानसभा होगा तो वहां का भी कार्यकाल कितना होगा, आपका 5 वर्ष होगा। तो अब पूरी तरीके से भारत के सभी कानून, सभी संवैधानिक प्रावधान अब भारत के संपूर्ण राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। पहले कोई भी कानून हम पढ़ते थे तो यह होता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर इस राज्य में लागू होगा, अब जम्मू कश्मीर में भी भारत के सारे कानूनी व्यवस्था जो है वो क्या होंगे, आपके लागू होंगे। परिसीमन भी किया गया वहां पर सीटों के लिए, ठीक है, परिसीमन भी किया गया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए टोटल 90 सीटें और अलग से 24 सीटें पीओके के लिए किया गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 114 सीटों का प्रावधान किया गया वहां पर विधानसभा में, ठीक, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 90 सीटें और 24 अलग से पीओके के लिए रिजर्व रखा गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये लगभग 6 महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो हमने इस करंट अफेयर संबंधित प्रावधानों पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके इस परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक, और खास करके इससे संबंधित जो भी प्रावधान है और कूट में प्रश्न बनने की संभावना है, आगे चलकर मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इस टॉपिकों से भी ऐसे में भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे निश्चित तौर पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इस वीडियो को आप देखिए और अपनी परीक्षा में बेहतर तरीके से आप इसकी और तैयारी करें। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। फिर आपके सेशन में फिर से हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।